हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपना जो मेवाड़ सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं और हम आगे की चीज़ें यहाँ से पढ़ते हैं। तो आज हमें पढ़ना है अल्हड़ के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम बप्पा रावल के बारे में पढ़कर आ चुके हैं। अभी हम फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, अल्हड़ जो राजा है इसके बारे में हमें जानकारी दो इंस्क्रिप्शन से मिलती है। एक तो है सानेश्वर इंस्क्रिप्शन जो कि 953 एडी का है, और एक है आदपुर का इंस्क्रिप्शन जो कि 977 एडी का है। हमें इन दोनों इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना होगा। और कई बार क्या होता है ना कि जो ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स नाम की चैप्टर के अंदर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नाम के चैप्टर में भी इंस्क्रिप्शन को पूछ लिया जाता है, तो वहाँ से भी हमारे लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले सानेश्वर इंस्क्रिप्शन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमें पता चलता है महालक्ष्मी के बारे में, नरवाहन के बारे में और गोष्टिक के बारे में। अभी महालक्ष्मी कौन थी? तो महालक्ष्मी थी अल्हड़ की मदर। ध्यान रखिएगा, अल्हड़ की मदर का नाम था महालक्ष्मी। नरवाहन कौन था? नरवाहन था इसका सन। और गोष्टिक जो भी डोनर होते हैं ना, जो भी मतलब दानदाता होते हैं ना, उनको गोष्टिक कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमें इसके अंदर महालक्ष्मी, नरवाहन और गोष्टिक का जिक्र मिलता है। इसके अलावा सानेश्वर इंस्क्रिप्शन के अंदर हमें पता चलता है ब्यूरोक्रेट्स के बारे में। ब्यूरोक्रेट्स आजकल की नौकरशाही, उसमें काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स का वर्णन है। जैसे अमात्य हो गए, आज के प्राइम मिनिस्टर। संधि विग्रह हो गए। ये संधि विग्रह कौन? नाम से क्लियर है, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, जो कि वॉर करवाए, पीस करवाए। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। अक्षपाटलिक, अक्षपाटलिक मतलब ये जो आज के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, वो लोग जो फाइनेंस को संभालेगा। बांडीपति, बांडीपति मतलब वो जो बंदा लिटरेचर को संभालेगा। और बिशगदिराज मतलब वो जो कि अपने एक तरह से कह सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर रटना होता तो आप दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल पे हमें समझना होता है चीज़ों को आसानी से, ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, अमात्य तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री हो गया, वहाँ पे हम अमात्य के बारे में तो जिक्र पढ़ ही लेते हैं। वहाँ पे अमात्य का जिक्र आ जाता है, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर, एक तरह का प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, संधि विग्रह, संधि विग्रह नाम से ही क्लियर है, जो संधि करवाए, संधि करवाए मतलब पीस करवाए, तो नाम से क्लियर हो जाएगा, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। अक्ष पाटलिक, अक्ष का मतलब होता है धन, तो जो फाइनेंस को, धन को संभाले, फाइनेंस को संभाले, वो अक्ष पाटलिक। एक है विषगतिराज, विष से याद कर लीजिएगा, विष, विष। अब ये विष क्या करता है? हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकता है, तो ध्यान रख लीजिएगा, हेल्थ मिनिस्टर। ऐसे आपको ईजिली ये चीज़ें याद भी हो जाएगी। और इसके अलावा हमें सानेश्वर इंस्क्रिप्शन से एक और चीज़ पता चलती है, दैट अल्हड़ मेड आहड़ एज हिज कैपिटल। उसने क्या किया था? आहड़ को अपनी कैपिटल बनाया था। तो हमें तीन चीज़ें पता चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सानेश्वर इंस्क्रिप्शन से कि अल्हड़ की मदर का नाम महालक्ष्मी, अल्हड़ के बेटे का नाम नरवाहन, और काफ़ी सारे गोष्ठिक जो दानदाता होते हैं ना, जो दान करते हैं चीज़ों को, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें यहाँ से सानेश्वर इंस्क्रिप्शन से ब्यूरोक्रेसी के बारे में पता चलती है। अब कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स? अमात्य हो गए, संधि विग्रह हो गए, अक्षपाटिक हो गए, बांडीपति हो गए, बिशगदिराज हो गए, ये सब। और उसने आहड़ को अपनी एक कैपिटल बनाया, ध्यान रखिएगा। एक दूसरा इंस्क्रिप्शन जिससे हमें पता चलता है अल्हड़ के बारे में, वो है आदपुर का इंस्क्रिप्शन जो 977 एडी का है, ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली मेवाड़ के ही एक राजा हुए थे जिनका नाम था शक्ति कुमार या शक्ति सिंह। उनके टाइम पे इसको इंस्क्राइब करवाया गया था। और इस इंस्क्रिप्शन के अंदर बेसिकली हमें लिनेज का पता चलता है। लिनेज का मतलब वंशावली, वंशावली। बप्पा रावल से लेके शक्ति कुमार तक, ऐसे आप समझ सकते हो कि एक पत्थर है, उस पत्थर पे इसने बता दिया सबसे पहला राजा बप्पा रावल हुए, बप्पा रावल के बाद में ये राजा, ये राजा, ये राजा, ये राजा, ये राजा, और मैं शक्ति कुमार हूँ जो ये चीज़ें इंस्क्राइब करवा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आदपुर के इंस्क्रिप्शन जो है उसमें हमें ये पता चलता है कि जो अल्हड़ की मदर थी महालक्ष्मी, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी से थी। देखिए, ये चीज़ हम पहले वाले इंस्क्रिप्शन में पढ़ के आ चुके हैं कि अल्हड़ की मम्मी का नाम महालक्ष्मी था, लेकिन इसमें बताया गया है कि अल्हड़ की जो मदर थी महालक्ष्मी, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग किया करती थी। और इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ की जानकारी हमें मिलती है कि अल्हड़ ने क्या किया था, एक हूण प्रिंसेस, हूण मतलब एक डायनेस्टी का नाम है, ध्यान रखिएगा, नेम ऑफ ए डायनेस्टी, नेम ऑफ ए डायनेस्टी।
जिनका उस प्रिंसेस का नाम क्या था, हरिया देवी, उसके साथ में शादी की थी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से दिक्कत नहीं आएगी कि शक्ति कुमार के टाइम पे इंस्क्राइब करवाया गया। इसके अंदर बेसिकली बप्पा रावल से लेके शक्ति कुमार तक की लिनेज का हमें पता चलता है। इसके अलावा महालक्ष्मी वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग किया करती थी, और अलट ने क्या किया, एक हूण प्रिंसेस हरिया देवी के साथ में शादी की थी। बस हमें 4 चीज़ों के बारे में यहाँ से पता चलता है, एंड इट्स ओवर। इसके बाद में हमें यहाँ पे शक्ति कुमार के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, शक्ति कुमार के बारे में आप केवल ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इसने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण करवाया था इसने। अब देखिए, इसके बाद में आते हैं राजा रण सिंह या कर्ण सिंह, मतलब एक ही नाम का बंदा है। कहीं किसी किसी हमें बुक में इसका नाम रण सिंह मिलता है, तो किसी किसी बुक में इसका नाम कर्ण सिंह मिलता है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, इसको थोड़ा आसान समझने के लिए हम एक चीज़, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर इसको और आसान से समझाऊंगा, क्योंकि ये हमारे लिए और आसान हो जाएगा। रण सिंह या कर्ण सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था शेम सिंह। शेम सिंह ने क्या किया, रावल ब्रांच को कंटिन्यू किया। जबकि इसका एक बेटा था जिसका नाम था राहब, उसने राणा ब्रांच को कंटिन्यू किया। उसको सिसोदिया गांव दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, राजसमंद के अंदर। अब चलिए इसको अपन आसानी से थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ताकि हम इसको समझ सकें और आसानी से। देखिए, मेवाड़ के अंदर एक राजा हुआ रण सिंह, या फिर कहीं कहीं जगह उसका नाम मिलता है कर्ण सिंह। इसके 2 बच्चे थे, एक का नाम था शेम सिंह और एक का नाम था राहब। शेम सिंह बड़ा बेटा था, इस वजह से ये राजा बनता है। और सीधी सी बात थी, जो बप्पा रावल के टाइम से शुरू हुई हुई जो रावल ब्रांच है, उसको इसने कंटिन्यू किया। वहीं पे एक बेटा था जिसका नाम था राहब। अब सीधी सी बात है, जो बड़ा बेटा है वो तो बनेगा राजा, और जो छोटे बेटे हैं उनको क्या दे दिया जाएगा, उनको दे दी जाएगी जागीर, कि तुम ये जागीर संभालो और इस जागीर से तुम अपना काम कर लो। तो इसको दी गई थी एक जागीर जिसका नाम था सिसोदिया। सिसोदिया एक गांव था। अब हुई बात क्या, इस राहब ने कहा कि देखो, मैं तो ये जो रावल ब्रांच है इसको मैं नहीं हूँ, इससे एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं आज से एक अलग अपना नाम से जाना चाहूँगा, और वो नाम होगा राणा। ध्यान रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है वो इसी ब्रांच से है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी को ध्यान रखनी है, कई बार पूछ लिया जा सकता है। रण सिंह या कर्ण सिंह ना एक राजा था जिसके 2 बच्चे हुए, एक था शेम सिंह और एक था राहब। शेम सिंह ने तो रावल ब्रांच को कंटिन्यू किया, और जो राहब था इसने अपनी एक न्यू ब्रांच स्टार्ट की जिसका नाम था राणा ब्रांच। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी और मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ, ताकि हमारे आगे की चीज़ें जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, ये जो शेम सिंह था, इसके बाद में इसके भी 2 बच्चे हुए। एक का नाम था सामंत सिंह, और एक का नाम था कुमार सिंह। सामंत सिंह बड़ा बेटा था, इस वजह से ये राजा बन गया। सामंत सिंह बड़ा बेटा था, इस वजह से ये राजा बन गया। और इस लड़ाई लड़ता है कीर्तिपाल सोंगरा से। इसकी एक लड़ाई होती है गुजरात के रूलर कीर्तिपाल सोंगरा, जिसके अंदर सामंत सिंह क्या होता है, हार जाता है। फिर कीर्तिपाल सोनगरा मेवाड़ के ऊपर अधिकार कर लेता है। कुमार सिंह जो उसका दूसरा भाई था सामंत सिंह का, वो कीर्तिपाल सोनगरा को हरा के वापस से मेवाड़ के ऊपर अधिकार कर लेता है। तो इस तरीके से मेवाड़ गया तो था इनके हाथों से, लेकिन थोड़े टाइम बाद में ही कुमार सिंह ने कीर्तिपाल सोनगरा को हरा के मेवाड़ के ऊपर वापस अधिकार कर लिया। ये एक सिंपल सी चीज़ है जो आपको आई डोंट थिंक दैट डिफ़िकल्ट लगेगी। थोड़ा सा ये इन थ्योरीज़ में डिफ़िकल्ट लग सकता था, लेकिन हमने कोशिश की है कि इनको आसान बना सके हम। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पढ़ना है। अब यहाँ से एक क्रोनोलॉजी स्टार्ट होती है, जहाँ से हम बिल्कुल, अभी तक तो ये था कि एक राजा के बारे में पढ़ा, फिर डायरेक्ट 5वें राजा के ऊपर मूव कर गए, फिर 7वें राजा के ऊपर मूव कर गए। अब हमें डायरेक्ट एक क्रोनोलॉजी के अंदर हमें पढ़ना है राजा, बिल्कुल भी गैप अब हम आने नहीं देंगे।
तो देखिए, अब हमारे राजा है जयद्रथ सिंह जी, ये ध्यान रखिएगा। जयद्रथ सिंह जी का जाना जाता है बैटल ऑफ भूताला के लिए, इंपॉर्टेंट है। इस बैटल ऑफ भूताला के अंदर इन्होंने दिल्ली के अंदर राजा इल्तुतमिश को हराया होगा। आप में जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे वो सभी इस चीज़ को जानते होंगे कि दिल्ली के सुल्तान हुआ करता था इल्तुतमिश, दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। आप सोचिए, दिल्ली के राजाओं को हरा रहे हैं हमारे केवल मेवाड़ के राजा इस टाइम पे। लेकिन हुआ ये था कि जब इल्तुतमिश ने अटैक किया था मेवाड़ के ऊपर, तो इस टाइम पे जो नागदा है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। इस वजह से जयद्रथ सिंह ने अपनी कैपिटल चित्तौड़ फोर्ट के अंदर अब शिफ्ट कर ली, और ये चित्तौड़ फोर्ट अब जब तक बना है तब तक कैपिटल ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो बैटल हुई थी ना, बैटल ऑफ भूताला, इसका वर्णन हमें जयसिंह सूरी की बुक हमीर मदमदर से मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और ये मैं जहाँ पे भी देखो स्टार बनाता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे स्टार बनाता हूँ वो इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया गया है, हमीर मदमदन किसकी किताब है? जयसिंह सूरी की। और इसके अंदर हमें किस बैटल का वर्णन मिलता है? बैटल ऑफ भूताला का। ये बात आप पे ध्यान रखिएगा, ये है बैटल ऑफ भूताला, ध्यान रखिएगा। कब हुई थी? 1227 AD के अंदर हुई थी। इसके अलावा न केवल जयद्रथ सिंह ने इल्तुतमिश को हराया, बल्कि इल्तुतमिश के बाद बने दिल्ली के दूसरे सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद, जिसने 1248 के अंदर वापस अटैक करने की कोशिश की, उसके अटैक को रोका भी था। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी किताब के अंदर कहा कि जब जयद्रथ सिंह का जो टाइम है, जयद्रथ सिंह का जो पीरियड है, ये गोल्डन पीरियड माना जाएगा मिडाइवल मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। एक दूसरे राजा के बारे में पढ़ना होगा, जो है तेज सिंह। 1253 से लेकर 1273 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इन्होंने भी नसीरुद्दीन महमूद के बाद बने राजा बलबन के अटैक को रोका था, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा हमें तेज सिंह की वाइफ जयदल्ली देवी के बारे में पढ़ना होता है, जिसने श्याम पारसुनाथ मंदिर बनवाया था चित्तौड़ के अंदर। इसके अलावा इन्होंने रूपादे से शादी की थी। रूपादे कौन थी? ये नाडोल की राजकुमारी थी। ओके, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमें मेवाड़ का पहला पेंटेड टेक्स्ट, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, वो हमें तेज सिंह के टाइम पे ही मिलता है, या हम कह सकते हैं कि तेज सिंह के टाइम पे ही मेवाड़ का सबसे पहला जो पेंटेड टेक्स्ट है वो बनाया गया था। इसके अलावा हमें इसके टाइटल के बारे में भी ध्यान रखना है। इसके टाइटल का नाम था उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे इसके बारे में पढ़नी होगी। उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ें समझ आ रही होगी। अब हमें पढ़ना है रावल समर सिंह के बारे में। रावल समर सिंह, देखिए, रावल समर सिंह ने जब मेवाड़ के अंदर रावल समर सिंह का शासन कर रहे थे, तो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी वो गुजरात के ऊपर अटैक करने गया था 1299 के अंदर। और रावल समर सिंह जी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स वसूला था। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ, लेकिन इसने टैक्स दिया और अटैक करने चला गया। इस चीज़ की हमें जानकारी जीन प्रभसूरी के रिकॉर्ड तीर्थकल्प से मिलती है। अब जो रावल समर सिंह है, इसके भी दो बच्चे हुए, रावल रतन सिंह और कुंभकर्ण। रावल रतन सिंह जो थे वो सबसे बड़े थे, इस वजह से ये बन गए राजा, और जो छोटा बच्चा होता है उसको तो दी जाएगी जागीर, सीधी सी बात थी। लेकिन कुंभकर्ण ने क्या किया? मना कर दिया कि मुझे कोई जागीर नहीं चाहिए, और ये कुंभकर्ण चला जाता है नेपाल, और नेपाल के अंदर अपनी एक न्यू ब्रांच को स्टार्ट कर देता है वहाँ से। तो आज भी हमें नेपाल के अंदर ये ब्रांच है देखने को मिलती है। मेवाड़ से गई हुई ब्रांच थी, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ भी ली जाती है। अब चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रावल रतन सिंह के ऊपर। रावल रतन सिंह, जिनका टाइम पीरियड 1302 से 1303, मतलब केवल 1 साल का ही रहा, ये हमें पढ़ना है। 1 साल का क्यों रहा? क्योंकि इनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया और इनको साका करना पड़ा। साका, उम्मीद है आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते तो हम है आपको बताने के लिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे साका जो चीज़ होती है ना, चलिए एक न्यू पेज पे बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो साका हमें पढ़ना है कि साका क्या होता है, क्यों किया जाता था। ये 2 सवालों के आंसर हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहले तो साका जो होता है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है 2 चीज़ों का, एक तो जौहर और एक केसरिया। जौहर जो महिलाएं किया करती थी, केसरिया जो मैन किया करते थे।
अब बेसिकली साका क्यों किया जाता था, उस चीज़ का अब हम आंसर देते हैं। देखो बेसिकली जब राजा को ये लगता था कि अब मैं जो मेरे ऊपर अटैक करने वाले जो राजा है, एनिमी किंग है, उससे मैं लड़ नहीं सकता, मेरे पास में बहुत कम रिसोर्सेज पड़े हैं, तो केवल अब दो चीज़ें की जाती थी। महिलाओं को कहा जाता था कि आप लोग जोहर कर लीजिए, एक अग्निकुंड जलाइए और आप उसमें प्रवेश कर जाइए ताकि आप अपने सम्मान की रक्षा कर सकें। और मैन को कहा जाता था कि देखिए अब हम जीत तो सकते नहीं हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, केसर या साफा बांधते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं उतना हम एनिमी को हम करने की कोशिश करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था साखा, जो कि जौहर और केसरिया का कॉम्बिनेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर अटैक किया। तो देखो इसका सबसे पहला रीज़न है एम्बिशन एंड एम्पायरलिज्म। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो एक एम्बिशियस राजा था, वो चाहता था कि मैं अपने एम्पायर को बहुत बड़ा चढ़ाकर फैलाऊँ। दूसरा, मेवाड़ जो चित्तौड़ की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए चित्तौड़ है ये वाला इलाका, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको इजीली भी समझ में आ जाएगा। यह है चित्तौड़, ठीक है, ये जो हमने अंडर बनाया है ये सर्कल के अंदर। अब यहाँ पे पड़ता है गुजरात, और गुजरात के यहाँ पे है कोस्ट। सीधी सी बात है, जिसके हाथ में कोस्ट है वो व्यापार करेगा और व्यापार से पैसा आएगा। यहाँ पे पड़ता है मालवा, और मालवा की जो फर्टाइल लैंड है वो बहुत ज़्यादा थी, अच्छी यहाँ पे उपज हुआ करती थी, और उस टाइम पे यही खेतीबाड़ी, यही सबसे ज़्यादा एक इकोनॉमी का बूस्ट माना जाता था। इस वजह से ये है दिल्ली यहाँ पे। तो अलाउद्दीन चाहता था कि अगर मेरे हाथ में ये वाला रास्ता आ जाए तो मैं आसानी से यहाँ पे अपने आप को प्रॉस्पेरस बना सकता हूँ। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही है, जो आप यहाँ पे देख पा ही रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ओल्ड राइवरली आप सभी ने पहले रावल समर सिंह के टाइम पे पढ़ा था, जो कि रावल रतन सिंह के पिताजी थे, कि 1299 के अंदर अलाउद्दीन गुजरात के ऊपर अटैक करने गया था और तब इनके ऊपर टैक्स वसूला था समर सिंह जी ने। इसके अलावा एक जो एपिसोड कहा जाता है क्वीन पद्मिनी देवी का, कि केवल पद्मिनी देवी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर अटैक किया, जो हमें पद्मावत किताब है मलिक मोहम्मद जायसी की, उससे हमें पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम हर चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने केवल और केवल पद्मावती के लिए ही मेवाड़ के ऊपर अटैक नहीं किया, इसके और काफ़ी सारे रीज़न थे, इस वजह से उसने मेवाड़ के ऊपर अटैक किया। और जब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो हम बताएंगे कि उसने केवल और केवल मेवाड़ के ऊपर ही अटैक नहीं किया, उसको जहाँ जहाँ मौका मिला उसने सिरोही के ऊपर भी अटैक किया, उसने मेवाड़ के ऊपर भी अटैक किया, उसने यहाँ पे हाड़ौती के ऊपर भी अटैक किया। तो ये सारा और बहुत ज़्यादा जगह उसने अटैक की करके हमारे राजस्थान के राजाओं को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उसने प्रोवाइड करवाया था। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ है, इसकी डेट है 26 अगस्त 1303, जिसमें जौहर हमने पढ़ ही लिया, पद्मिनी ने लीड किया था, केसरिया रावल रतन सिंह जी जो राजा थे वो लीड करेंगे, इनके दो सेनापति गोरा और बादल इन्होंने लीड किया। इसकी जो जानकारी है, जो फर्स्ट सागा ऑफ चित्तौड़, इसकी जानकारी हमें अलाउद्दीन खिलजी के उस टाइम के कोर्ट पोइट अमीर खुसरो की किताब खजाइन उल फुतूह या फिर तारीख ए इलाही, इससे हमें मिलती है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है, इसके बारे में भी दो तीन चीज़ें जो आपको यहाँ पे ध्यान रख लेनी चाहिए, कि ये गंभीरी और बेड़ज दो नदियाँ हैं, इन दो नदियों के किनारे बसा हुआ है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर अटैक किया और सभी को मार दिया, तो उसके बाद में इसने अपने एक जो नेफ्यू कह सकते हैं, जिसका नाम था खिजर खान, उस खिजर खान को चित्तौड़ का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया और कहा कि अब खिजर खान, मैंने तो इसको तबाह कर दिया है, अब तू एक काम कर, तू इसको आबाद कर। खिजर खान, तू इसको आबाद कर। आबाद का मतलब तो आप सभी जानते होंगे ना। तो यहीं से इसने एक नया नाम पड़ गया चित्तौड़ का, जिसका नाम है खिजर आबाद, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो जानकारी है कि उसने चित्तौड़गढ़ का नाम खिदराबाद कर दिया था, ये हमें दाई पीर इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम जो पर्शियन इंस्क्रिप्शन है, जिसमें इसने अपने आप को जिल ए इलाही या फिर प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड और सिकंदर सानी के नाम से इसने अपने आप को मेंशन किया है। ये आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं।